स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 18 जुलाई 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार पंचायत चुनाव 2026 समय पर ही होंगे चुनाव। परिसमन की वजह से टलने की खबरों पर मंत्री दीपक प्रकाश ने क्या कहा। दरअसल बात है कि बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर के चल रही अटकलों के बीच पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पंचायत चुनाव अपने निर्धारित समय पर ही कराए जाएंगे और परिसमन की वजह से चुनाव टलने की खबरों में कोई सच्चाई नहीं है। मंत्री ने कहा है कि चुनाव की सभी तैयारियां राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार ही चल रही है और सरकार समय पर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा है कि पंचायतों के परिसीमन और फिर अन्य प्रशासनिक प्रक्रियाएं अपनी जगह जारी रहेंगी, लेकिन इसका चुनाव कार्यक्रम पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उन्होंने बताया है कि सरकार और फिर निर्वाचन आयोग मिलकर के निष्पक्ष एवं पारदर्शी चुनाव कराने की दिशा में काम कर रहे हैं ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। मंत्री के इस बयान के बाद पंचायत चुनाव टलने की अटकलों पर विराम लगने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर कराने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां की जा रही है और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी नहीं होने दी जाएगी। बिहार में 18 जुलाई को 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी तेज हवा। जानिए मौसम विभाग का पूरा अपडेट। मौसम विभाग ने आज 18 जुलाई को बिहार के कई हिस्सों में मौसम बिगड़ने की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 7 जिलों में भारी बारिश में गर्जन और फिर वज्रपात की संभावना है। इसके साथ ही 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है। जब लोगों को खराब मौसम के दौरान सतर्क रहने और अनावश्यक रूप से खुले स्थानों में जाने से बचने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर बिहार के कई जिलों में मानसून की गतिविधियां तेज रहेंगी, जबकि कुछ इलाकों में जल जमाव, पेड़ गिरने और बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका भी जताई गई है। किसानों और फिर आम नागरिकों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें तथा खेतों और फिर खुले इलाकों में काम करने से बचें। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिनों तक बिहार में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। जब प्रशासन ने भी लोगों से मौसम विभाग की ताज़ा चेतावनियों पर नजर रखने और फिर किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। बिहार में मौसम की मार। दरभंगा में मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। 24 से ज्यादा गांव खाली करने का ऑर्डर। दरअसल बात है कि बिहार में लगातार हो रही बारिश और फिर नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण दरभंगा जिले में बाढ़ का खतरा गहरा गया है। जब प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 24 से अधिक गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने का निर्देश दिया है। जिला प्रशासन ने संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है और राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। प्रशासन के अनुसार नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे निचले इलाकों में पानी फैलने की आशंका बनी हुई है। प्रभावित गांव में रहने वाले लोगों से अपील की गई है कि वे प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंच जाएं। जहां साथ ही नाव, राहत सामग्री और फिर अस्थायी शिविरों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है, जैसे हालात और चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने, मौसम और फिर बाढ़ संबंधित अधिकारी को सूचनाओं पर नजर रखने तथा आवश्यकता पड़ने पर तुरंत अस्थायी प्रशासन से संपर्क करने की अपील की है। शिक्षिका के पैर गंदे ना हो जाए। कीचड़ और पानी से भरे स्कूल परिसर में बेंच लगा करके छात्रों ने कराया प्रवेश। दरअसल बात है कि बिहार के एक सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल परिसर में जल जमाव और फिर कीचड़ के बीच छात्र अपने शिक्षिका के लिए बेंच लगा करके रास्ता बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि परिसर में इतना पानी और कीचड़ जमा था कि शिक्षिका के पैर गंदे ना हो, इसीलिए बच्चों ने बेंचों को एक के बाद एक रख करके उन्हें स्कूल के अंदर पहुंचाया है। इस घटना ने स्कूल की बदहाल व्यवस्था और फिर बुनियादी सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वायरल वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों ने स्कूल परिसर में जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि बारिश के दिनों में स्कूल परिसर अक्सर पानी और फिर कीचड़ से भर जाता है, जिससे छात्रों और फिर शिक्षकों दोनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने प्रशासन से जल्द अस्थायी समाधान करने की मांग की है ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित ना हो। इस घटना के
बाद शिक्षा विभाग और फिर स्थानीय प्रशासन का ध्यान भी इस मामले की ओर गया है। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जानकारी ली जा रही है और यदि स्कूल परिसर में जल जमाव की समस्या है तो उसके समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। फिलहाल ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ है। बिहार में इलेक्ट्रिक बाइक कार खरीदने पर मिलेगा 1.5 लाख रुपए तक का फायदा, जानिए कैसे ले सरकारी सब्सिडी। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने बिहार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को यानी कि ईवी इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी योजना लागू की है। इस योजना के तहत इलेक्ट्रिक बाइक, स्कूटर, 3 पहिया और फिर इलेक्ट्रिक कार खरीदने वाले पात्र उपभोक्ताओं को अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक की सरकारी सब्सिडी का लाभ मिल सकता है। यह सरकार का उद्देश्य प्रदूषण कम करना, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देना और लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना है। योजना का लाभ लेने के लिए वाहन का निर्धारित पात्रता मानकों के अनुरूप होना आवश्यक है। सब्सिडी वाहन खरीदने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आवेदन करने पर मिलेगी। इसके लिए आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, वाहन का पंजीकरण या खरीद से संबंधित दस्तावेज और फिर अन्य जरूरी प्रमाण पत्र जमा करने होंगे। आवेदक की जांच के बाद पात्र लाभार्थियों के खाते में सब्सिडी की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का कहना है कि इस पहल से राज्य में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, ईंधन पर होने वाले खर्च कम होंगे और फिर पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा। यदि आप नई इलेक्ट्रिक बाइक या फिर कार खरीदने की योजना बना रहे हैं तो फिर सरकार की इस सब्सिडी योजना का लाभ उठा करके अपनी खरीद को अधिक किफ़ायती बना सकते हैं। सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लिखना पड़ सकता है भारी, जा सकते हैं जेल। बिहार पुलिस ने शुरू की कार्रवाई। दरअसल बात है कि बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर के बिहार पुलिस की साइबर इकाई ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस ने राजद समेत 10 सोशल मीडिया अकाउंट्स को नोटिस जारी किया है। साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संबंधित पोस्ट हटाने और फिर डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी कहा गया है। यह पुलिस का कहना है कि मामले की जांच IT एक्ट और फिर अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई का आधार मुख्यमंत्री के खिलाफ शेयर की गई कथित आपत्तिजनक और भ्रामक पोस्ट है, जब पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सभी को है, लेकिन यदि कोई पोस्ट कानून का उल्लंघन करती है, मानहानि, घटना फैलाने या फिर अन्य दंडनीय श्रेणी में आती है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इसी क्रम में संबंधित अकाउंट संचालकों को अपना पक्ष रखने के लिए नोटिस भेजे गए हैं। इस कार्रवाई के बाद बिहार में सोशल मीडिया के इस्तेमाल और फिर ऑनलाइन पोस्ट की कानूनी जिम्मेदारी को लेकर के चर्चा तेज हो गई है। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर कोई भी जानकारी शेयर करने से पहले उसकी सत्यता की जांच करें और ऐसे पोस्ट से बचें जो कानून का उल्लंघन कर सकते हैं। बिहार पुलिस को मिली चमचमाती हाईटेक गाड़ियां, सीएम सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखा करके किया रवाना। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस की क्षमता और फिर आपातकालीन प्रतिक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नई हाईटेक गाड़ियों के बेड़े को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। मुख्यमंत्री सचिवालय से आयोजित कार्यक्रम में 84 नए वाहन बिहार पुलिस को सौंपे गए हैं, जिनमें 48 पुलिस बसें, 30 4 पहिया वाहन और 6 एम्बुलेंस शामिल है। सरकार का कहना है कि इन वाहनों से पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी और फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल बेहतर ढंग से अपराध नियंत्रण, गश्ती व्यवस्था और फिर आपातकालीन सेवाएं प्रदान कर सकेगा। नई गाड़ियों का उपयोग विभिन्न जिलों में पुलिस बल की आवाजाही, विशेष अभियानों और फिर जरूरत पड़ने पर त्वरित राहत एवं बचाव कार्यों के लिए किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य पुलिस व्यवस्था को अधिक आधुनिक, प्रभावी और फिर जनता के प्रति जवाबदेह बनाना है। इन गाड़ियों के शामिल होने से बिहार पुलिस के संसाधनों में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई है। पंचायत चुनाव से पहले सम्राट सरकार का आदेश, 1% से कम खर्च हुआ तो मुखिया सचिव होंगे जिम्मेदार। दरअसल बात है कि बिहार में आगामी पंचायत चुनाव से पहले बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के विकास कार्यों को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी पंचायत में उपलब्ध विकास निधि का 1% से भी कम खर्च पाया जाता है तो इसके लिए संबंधित मुखिया और फिर पंचायत सचिव को जिम्मेदार माना जाएगा। यह सरकार का उद्देश्य पंचायत स्तर पर विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और फिर उपलब्ध राशि का समय पर उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार के निर्देश के अनुसार पंचायतों में विकास
कार्यों की नियमित समीक्षा की जाएगी। जिन पंचायतों में योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही या फिर अत्यधिक कम उपयोग पाया जाएगा, वहां संबंधित अधिकारियों और फिर जनप्रतिनिधियों से जवाब मांगा जा सकता है। सरकार का मानना है कि पंचायतों को उपलब्ध कराई गई राशि का उपयोग सड़क, नाली, पेयजल, स्वच्छ और अन्य विकास कार्यों में समयबद्ध तरीके से होना चाहिए ताकि आम लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सके। पंचायत चुनाव से पहले जारी इस आदेश को पंचायत प्रशासन में जवाबदेही बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार का कहना है कि विकास योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी पंचायतों की निगरानी की जाएगी और फिर जहां भी लापरवाही सामने आएगी वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खेतों में भरता है पानी, अब यही बनेगा कमाई का जरिया। तालाब बना करके करे मछली पालन, सरकार दे रही है 75% सब्सिडी। दरअसल बात है कि मानसून के दौरान जिन किसानों के खेतों में हर साल पानी भर जाता है, उनके लिए ये परेशानी अब कमाई का बड़ा अवसर बन सकती है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि जल भराव वाली जमीन पर तालाब बना करके मछली पालन शुरू किया जा सकता है। इस दिशा में सरकार भी किसानों को प्रोत्साहित कर रही है और फिर तालाब निर्माण पर 75% तक सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। इस योजना का उद्देश्य अनुपयोगी या फिर जल भराव वाली भूमि को आय का बेहतर स्रोत बनाना है। योजना के तहत पात्र किसानों को तालाब निर्माण और फिर मछली पालन की शुरुआत के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। विशेषज्ञों के अनुसार ऐसे तालाबों में वैज्ञानिक तरीके से मछली पालन करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। हालांकि सब्सिडी की दर और पात्रता राज्य के अनुसार अलग अलग हो सकती है। जब बिहार में भी मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चल रही है, जिनमें पात्र श्रेणियों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। कृषि विशेषज्ञ किसानों को सलाह देते हैं कि मछली पालन शुरू करने से पहले अपने राज्य के मत्स्य विभाग से योजना की पूरी जानकारी प्राप्त करें और फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन करें। बिहार के वैशाली में नकली टाटा नमक बेचने का भंडाफोड़, 100 पैकेट जब्त, 2 लोगों पर एफआईआर। दरअसल बात है कि बिहार के वैशाली जिले में ब्रांडेड उत्पाद के नाम पर कथित नकली टाटा नमक बेचने के मामले का खुलासा हुआ है। महनार थाना क्षेत्र में पुलिस ने कंपनी की शिकायत पर एक जनरल स्टोर और फिर उसके गोदाम में छापेमारी करके 1 किलोग्राम के 100 पैकेट नकली टाटा नमक बरामद किए हैं। जब्त किए गए सभी पैकेटों को पुलिस ने कब्जे में लेकर के जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ये कार्रवाई टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड के प्रतिनिधि की शिकायत के बाद की गई है। शिकायत के सत्यापन के उपरांत पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों की मौजूदगी में दुकान और गोदाम की तलाशी ली। छापेमारी के दौरान कथित नकली नमक मिलने पर दुकान संचालकों जूली देवी और फिर रवि रंजन शाह के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और फिर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि जब्त किए गए नमक की जांच कराई जा रही है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बिहार में अब पंचायतें लेंगी टैक्स, पक्के मकान से लेकर के होटल तक पर शुल्क, जानिए नए नियम। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने ग्राम पंचायत कर दर एवं शुल्क नियमावली 2026 को मंजूरी दे दी है। नए नियम लागू होने के बाद ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के कर और सेवा शुल्क वसूलने का अधिकार मिलेगा। इसके तहत पक्के मकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, होटल, विवाह भवन, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी समेत कई श्रेणी पर निर्धारित दरों के अनुसार शुल्क लिया जा सकेगा। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से पंचायतों की आय बढ़ेगी और फिर स्थानीय विकास कार्यों को गति मिलेगी। नई नियमावली के अनुसार पक्के मकानों पर अधिकतम 100 रुपये वार्षिक और अर्ध पक्के मकानों पर अधिकतम 50 रुपये वार्षिक होल्डिंग टैक्स लगाया जा सकेगा, जबकि मिट्टी के मकानों को इस कर से पूरी तरह से छूट दी गई है। इसके अलावा पेयजल, कचरा उठाव, स्ट्रीट लाइट, सफाई और फिर अन्य नागरिक सुविधाओं के लिए भी पंचायतें निर्धारित शुल्क वसूल सकेगी। वहीं पर होटल, सिनेमा हॉल, विवाह भवन, पेट्रोल पंप और फिर अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर अधिकतम 5,000 रुपये वार्षिक तय शुल्क लेने का प्रावधान किया गया है। सरकार का कहना है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पहले से ही कर वसूली का प्रावधान था, लेकिन अब शुल्क और फिर कर की अधिकतम दरें स्पष्ट कर दी गई है। बिहार में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन शुरू, जाने कौन कर सकता है अप्लाई और किन दस्तावेजों की होगी जरूरत। दरअसल बात है कि बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 14 जुलाई से नए राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। आवेदन स्मार्ट पीडीएस पोर्टल के माध्यम से किए जा रहे हैं। ये सुविधा उन पात्र परिवारों के लिए है जिनके पास अब तक राशन कार्ड नहीं है या जो निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। सरकार ने पात्र लाभार्थियों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस का लाभ मिल सके। नए राशन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों को आधार कार्ड, परिवार के सभी सदस्यों का पहचान
विवरण, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट, आकार का फोटो और फिर अन्य आवश्यक दस्तावेज तैयार रखने होंगे। आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद पात्र लाभार्थियों का राशन कार्ड जारी किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध करा करके उन्हें खाद्यान्न योजना का लाभ पहुंचाना है। जिन लोगों के पास अभी तक राशन कार्ड नहीं है वे निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए स्मार्ट पीडीएस पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखना और सही जानकारी दर्ज करना आवश्यक है, वहीं पर ताकि सत्यापन प्रक्रिया में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। मृत्युंजय तिवारी का अगला ठिकाना कौन सा? एक तस्वीर से तेज हो गई राजनीतिक अटकलें। दरअसल बात है कि आरजेडी के वरिष्ठ नेता और फिर लंबे समय तक पार्टी के प्रमुख प्रवक्ता रहे मृत्युंजय तिवारी के राजनीतिक भविष्य को लेकर के बिहार की सियासत में चर्चाएं तेज हो गई है। हाल ही में पार्टी के पदों से इस्तीफा देने के बाद उनकी भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ एक तस्वीर सामने आई है, जिसके बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर के अटकलों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि उन्होंने अभी तक किसी नई पार्टी में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तस्वीर सामने आने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि मृत्युंजय तिवारी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। वहीं पर उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद पार्टी के अंदरूनी हालात और नेतृत्व को लेकर के नाराजगी भी जाहिर की है। दूसरी ओर भाजपा की ओर से उन्हें पार्टी में आने का न्योता दिए जाने का भी खबरें सामने आई है, लेकिन अंतिम फैसला अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। नागरिकता तय नहीं कर सकता चुनाव आयोग, सीजेआई सूर्यकांत की बेंच ने एसआईआर पर खींच दी स्पष्ट लाइन। दरअसल बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता तय करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनाव आयोग का दायित्व मतदाता सूची का पुनरीक्षण और सत्यापन करना है, जबकि नागरिकता से जुड़े प्रश्नों का निर्णय केवल संबंधित वैधानिक प्राधिकरण ही कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण की प्रक्रिया और फिर नागरिकता निर्धारण दोनों अलग अलग कानूनी विषय हैं। अदालत की टिप्पणी ऐसे मामलों के संदर्भ में आई है जहां ये आशंका जताई गई थी कि मतदाता सूची के सत्यापन के दौरान नागरिकता से जुड़े सवाल भी उठाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव आयोग अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, लेकिन नागरिकता तय करने का अधिकार उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के चल रही बहस को नई दिशा मिली है। अदालत ने चुनाव आयोग की भूमिका और फिर उसकी कानूनी सीमाओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि संबंधित मामलों में कानून के अनुसार सक्षम प्राधिकारी ही अंतिम निर्णय ले सकता है। संस्कृत पर कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के बयान को लेकर के भाजपा ने विपक्षी दलों पर बोला हमला। दरअसल बात है कि संस्कृत भाषा को लेकर के कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद के बयान के बाद देश की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस सांसद के बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्षी दल पर निशाना साधा है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि ये बयान भारत की सांस्कृतिक विरासत और फिर भारतीय भाषाओं के सम्मान के खिलाफ है। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर के राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा ने कहा है कि संस्कृत केवल एक भाषा नहीं बल्कि भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। जब पार्टी नेताओं ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है और कहा है कि ऐसे बयान देश की ऐतिहासिक और फिर सांस्कृतिक पहचान को कमजोर करने वाले हैं। दूसरी ओर कांग्रेस सांसद के बयान को लेकर के विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से भी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। जब कांग्रेस की ओर से बयान को लेकर के क्या आधिकारिक रुख अपनाया जाता है, इस पर सभी की नजरें बनी हुई है। वहीं पर भाजपा लगातार इस मुद्दे को लेकर के विपक्ष पर हमलावर है। बिहार की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वदेशी एआई मॉडल तैयार, डिजिटल बिहार के लिए सीएम सम्राट चौधरी ने दिया बड़ा तोहफा। दरअसल बात है कि बिहार सरकार ने डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए राज्य की जरूरतों के अनुरूप स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग सर्वम.ai और भारत जीपीटी के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सरकार का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य बिहार में एआई आधारित तकनीकों का विस्तार करना और सरकारी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, तेज, सरल और नागरिक केंद्रित
केंद्रित बनाना है। समझौते के तहत राज्य के विभिन्न विभागों को भारत में विकसित AI मॉडल और फिर एप्लीकेशन तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही स्थानीय भाषाओं और फिर बोलियों में AI आधारित समाधान विकसित करने, सरकारी कर्मचारियों के प्रशिक्षण, शोधकर्ताओं की क्षमता बढ़ाने तथा AI इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय भाषाओं में विकसित करने के तकनीक के माध्यम से किया जा सकेगा और फिर बिहार AI आधारित सुशासन का एक मॉडल राज्य बन सकता है। बांकीपुर में जीविका दीदी और पैरामिलिट्री की ड्यूटी ना लगे, प्रशांत किशोर की जनसुराज ने कर दी मांग। दरअसल बात यह है कि बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर के जनसुराज पार्टी ने चुनाव आयोग से एक विशेष मांग की है, जब पार्टी ने अनुरोध किया है कि मतदान के दौरान जीविका दीदियों और अर्धसैनिक बल यानी कि पैरामिलिट्री की ड्यूटी मतदान केंद्रों पर नहीं लगाई जाए। जनसुराज का कहना है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष, पारदर्शी और फिर मतदाताओं के बीच किसी भी प्रकार की आशंका से मुक्त होना चाहिए। जनसुराज की ओर से चुनाव आयोग को भेजे गए आग्रह में कहा गया है कि मतदान व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे सभी मतदाता बिना किसी भेदभाव, दबाव या फिर संदेश के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पार्टी ने आयोग से निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने की भी अपील की है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक इस मांग पर कोई भी जवाब नहीं दिया गया है। लाखों शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, ट्रांसफर प्रक्रिया का पूरा शेड्यूल जारी। दरअसल बात है कि बिहार शिक्षा विभाग ने साल 2026 के शिक्षक हस्तांतरण कार्यक्रम का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। विभाग के अनुसार 29 जुलाई से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और पूरी हस्तांतरण प्रक्रिया 3 चरणों में 31 अक्टूबर तक पूरी की जाएगी। नई व्यवस्था के तहत प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के पात्र शिक्षक विभागीय पोर्टल के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और फिर समयबद्ध बनाने के लिए अलग अलग चरणों की तिथियां भी निर्धारित की गई है। नई नियमावली के अनुसार आवेदन से लेकर के विद्यालय चयन समिति की अनुशंसा, हस्तांतरण आदेश और फिर अपील तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सामान्य श्रेणी में हस्तांतरण के लिए न्यूनतम सेवा अवधि सहित निर्धारित पात्रता शर्तें लागू रहेगी, जबकि गंभीर बीमारी, दिव्यांगता, पति पत्नी पदस्थापन, विधवा और अन्य विशेष श्रेणियों के शिक्षकों को नियमों के अनुसार प्राथमिकता दी जाएगी। बच के रहना रे बाबा, बिहार में अपराध रिकॉर्ड में एक बार नाम आया तो बचना होगा मुश्किल। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए अपनी डिजिटल निगरानी व्यवस्था को और मजबूत कर रही है। अब किसी व्यक्ति का नाम यदि आपराधिक रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता है तो उसका पूरा विवरण क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS में सुरक्षित रहेगा। पुलिस का दावा है कि इससे अपराधियों की पहचान, निगरानी और फिर गिरफ्तारी की प्रक्रिया पहले से अधिक तेज और प्रभावी होगी। साथ ही ये रिकॉर्ड देश के अन्य राज्यों की पुलिस एजेंसियों और ज़रूरत पड़ने पर इंटरपोल के साथ भी शेयर किया जा सकेगा। जी हाँ, बिहार पुलिस के अनुसार नई व्यवस्था के तहत अपराधियों का डिजिटल डेटा लगातार अपडेट किया जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ विभिन्न जिलों में मामला दर्ज है तो फिर उसकी पूरी जानकारी एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगी। पुलिस का कहना है कि इससे आदतन अपराधियों पर नजर रखना आसान होगा और जांच एजेंसियों को मामले के खुलासे में मदद मिलेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस डिजिटल प्रणाली का उद्देश्य कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाना तथा अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। हालांकि किसी भी व्यक्ति को अपराधी मानने का अंतिम आधार न्यायालय का निर्णय ही होगा। यदि किसी मामले में व्यक्ति को कानूनी रूप से राहत मिलती है या रिकॉर्ड में संशोधन की आवश्यकता होती है तो फिर वह प्रक्रिया कानून के अनुसार ही पूरी की जाएगी। दोस्तों, जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय नई दिल्ली के सहायक प्रोफेसर डॉक्टर रकीब आलम ने बिहार सरकार द्वारा बिहार के प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज स्थापित करने तथा गरीब एवं मेधावी विद्यार्थियों के लिए नीट और जेईई की मुफ्त ऑनलाइन मार्गदर्शन व्यवस्था शुरू करने की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री और फिर बिहार सरकार के प्रति हार्दिक आभार जताते हुए कहा कि ये निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉक्टर रकीब आलम ने बताया है कि उन्होंने 1 नवंबर 2024 को ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर के राज्य के प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज स्थापित करने और फिर आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों के लिए नीट और फिर जेईई की मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराने की मांग की थी। इसके अलावा उन्होंने बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के तत्कालीन मंत्री और फिर विभागीय सचिव को भी पत्र भेज करके यही मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2024 को मुख्यमंत्री को भेजे गए अपने विस्तृत पत्र में उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मूल्य आधारित और फिर कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया था। उनका मानना था कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक सार्वभौमिक नैतिक मूल्य, भारतीय संवैधानिक मूल्य, मानवाधिकार, महिला अधिकार,
अच्छा स्वास्थ्य और फिर करियर मार्गदर्शन की जानकारी पहुंचनी चाहिए ताकि युवा सही दिशा में आगे बढ़ सके। डॉक्टर रकीब आलम ने अपने पत्र में विशेष रूप से किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जैसे सीमांचल के जिलों के शैक्षणिक विकास पर भी बल दिया था। उन्होंने कहा था कि इन क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के संस्थानों का विस्तार, एएमयू केंद्र का विकास, प्रत्येक ब्लॉक में डिग्री कॉलेज, विधि महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण, मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की भी आवश्यकता है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया था कि समाज के गरीब और फिर मेधावी छात्रों के लिए यूपीएससी, नीट, कैट, जैम और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त आवासीय कोचिंग की व्यवस्था की जाए ताकि आर्थिक अभाव किसी भी छात्र के सपनों में बाधा न बने। डॉक्टर रकीब आलम ने कहा कि बिहार सरकार की नई पहल से राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। उन्होंने उम्मीद जताई है कि सरकार भविष्य में भी शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह के जनहितकारी फैसले लेती रहेगी जिससे बिहार के युवाओं का भविष्य और अधिक उज्जवल हो सके। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, पंचायत चुनाव टल गया है और इस साल पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं। जहां अगले साल पंचायत चुनाव होने वाले हैं, यानी कि एक साल के लिए पंचायत चुनाव टल गया है। इस साल अक्टूबर नवंबर में पंचायत चुनाव होने वाला था जो अब अगले साल जुलाई अगस्त में होंगे, यानी कि एक साल बाद ही अब पंचायत चुनाव होंगे। जब बिहार में पंचायत चुनाव का इंतजार कर रहे लाखों मतदाताओं और जनप्रतिनिधियों और फिर संभावित उम्मीदवारों के लिए ये बड़ी खबर है। इस साल अक्टूबर नवंबर में प्रस्तावित पंचायत चुनाव अब नहीं होंगे। नई तैयारियों के मुताबिक अब पंचायत चुनाव अगले साल जुलाई अगस्त में कराए जाने की संभावना है, यानी कि चुनाव करीब एक साल के लिए आगे बढ़ गए हैं। जानकारी के अनुसार चुनाव टलने की सबसे बड़ी वजह पंचायतों का परिसीमन, वार्डों का पुनर्गठन और नए सिरे से आरक्षण तय करने की प्रक्रिया है। राज्य सरकार और फिर संबंधित विभाग पहले इन सभी प्रक्रियाओं को पूरा करना चाहते हैं ताकि नए नियमों के अनुसार चुनाव कराए जा सके। इन कार्यों में समय लगने के कारण चुनाव कार्यक्रम आगे खिसक गया है। बताया जा रहा है कि इस बार कई पंचायतों की सीमाओं में बदलाव हो सकता है, जब कई नए वार्ड बनाए जाएंगे जबकि कुछ पुराने वार्डों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके साथ ही मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और फिर जिला परिषद सदस्य सहित सभी पदों के लिए आरक्षण की नई सूची भी तैयार की जाएगी। ऐसे में कई पंचायतों में राजनीतिक समीकरण बदल सकते हैं। आपको बता दूं कि किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और फिर कटिहार समेत पूरे सीमांचल में भी इस फैसले का असर देखने को मिलेगा। जो संभावित उम्मीदवार चुनाव प्रचार और फिर जनसंपर्क अभियान शुरू कर चुके थे, उन्हें अब अपनी रणनीति बदलनी होगी। वहीं पर वर्तमान जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल भी परिस्थितियों के अनुसार आगे बढ़ सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला सरकार और फिर राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से लिया जाएगा। फिलहाल चुनाव की नई तारीखों की आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर अगले साल जुलाई अगस्त में चुनाव कराने की तैयारी की चर्चा है। जहां राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होने के बाद ही चुनाव की अंतिम तिथि, चरणों और कार्यक्रम की पूरी तस्वीर साफ होगी। ऐसे में पंचायत चुनाव की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और फिर आम लोगों को अभी कुछ और समय इंतजार करना होगा। जहां अब सभी की निगाहें राज्य निर्वाचन आयोग और फिर बिहार सरकार की आधिकारिक घोषणा पर टिकी हुई है, जिससे ये स्पष्ट होगा कि पंचायत चुनाव आखिर किस तारीख से शुरू होंगे और पूरा चुनाव कार्यक्रम क्या होगा। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार सरकार ने किशनगंज एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए करीब 24.11 एकड़ जमीन की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि ये परियोजना देश की सुरक्षा से जुड़ी है, क्योंकि किशनगंज का इलाका रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण चिकननेक क्षेत्र के करीब स्थित है। इसी वजह से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आपात प्रावधानों के तहत तेजी से पूरी की जाएगी। बिहार सरकार ने किशनगंज एयरपोर्ट के विकास की दिशा में एक बड़ा फैसला लेते हुए एयरपोर्ट के रनवे विस्तार के लिए लगभग 24.11 एकड़ जमीन की अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि ये सिर्फ एक विकास परियोजना नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। सरकार के अनुसार किशनगंज का इलाका देश के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में शामिल चिकननेक यानी सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर के निकट स्थित है। यही वजह है कि इस परियोजना को विशेष प्राथमिकता दी गई है और इसके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया भूमि अधिग्रहण पुनर्स्थापन में उचित प्रतीक और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा
40 के तहत पूरी की जाएगी। इस विशेष प्रावधान के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में आपात प्रक्रिया अपनाई जा सकती है, जिससे सामाजिक प्रभाव आकलन और आपत्तियों की लंबी प्रक्रिया से छूट मिलती है और परियोजना तेजी से आगे बढ़ती है। सरकार ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया है कि सभी भूमि अभिलेखों को अपडेट कर वास्तविक भूमि मालिकों की पहचान सुनिश्चित की जाए, ताकि मुआवजे के भुगतान में किसी तरह की परेशानी ना हो और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी की जा सके। इसके साथ ही सरकार ने यह भी तय किया है कि नोटिस जारी होने के बाद प्रभावित किसानों और जमीन मालिकों को निर्धारित मुआवजे का 80% भुगतान 30 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। किशनगंज के चर्चित रिजवान आलम हत्याकांड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के नेतृत्व में मृतक के परिजनों और समर्थकों ने जिला अधिवक्ता संघ से मुलाकात कर एक मांग पत्र सौंपा। इस दौरान अधिवक्ता संघ ने पीड़ित परिवार को निःशुल्क कानूनी सहायता देने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरी मजबूती से पैरवी करने का आश्वासन दिया। किशनगंज जिला अधिवक्ता संघ के कार्यालय में रिजवान आलम हत्याकांड को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में कोचाधामन के पूर्व विधायक मुजाहिद आलम के नेतृत्व में मृतक रिजवान आलम के छोटे भाई शहजान रेजा, मामा इजहार आलम और करीबी रिश्तेदार जुल्फिकार अली जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों से मिले। बैठक के दौरान प्रतिनिधि मंडल ने जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिशिर दास और सचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान को एक मांग पत्र सौंपा। हजारों ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों की ओर से आग्रह किया गया कि रिजवान आलम हत्याकांड के आरोपियों की ओर से कोई भी अधिवक्ता अदालत में पैरवी न करे। बैठक में जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष शिशिर दास और सचिव ख्वाजा मुजीबुर रहमान ने पीड़ित परिवार को आश्वस्त किया कि जिला अधिवक्ता संघ इस हत्याकांड में पीड़ित पक्ष की ओर से निःशुल्क कानूनी लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता संघ पूरी मजबूती से अदालत में पैरवी करेगा, ताकि दोषियों को कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने जिला अधिवक्ता संघ के इस निर्णय का स्वागत करते हुए उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए समाज के हर वर्ग का सहयोग जरूरी है और अधिवक्ता संघ का ये निर्णय न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस बैठक में अधिवक्ता नजाकत अली, इंतशार आलम। किशनगंज में बड़ी चोरी की वारदातें, एक महीने में 10 घर और 5 दुकानें बनी चोरों का निशाना। किशनगंज शहर में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं ने आम लोगों और व्यापारियों की चिंता बढ़ा दी है। पिछले एक महीने में टाउन थाना क्षेत्र के अलग अलग इलाकों में कई घरों, दुकानों और गोदामों को निशाना बनाया गया है। लाखों रुपए की संपत्ति चोरी होने के बाद लोग पुलिस से रात की गश्त बढ़ाने और जल्द से जल्द चोरों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। किशनगंज जिले के टाउन थाना क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। बीते एक महीने के दौरान शहर के अलग अलग मोहल्लों ने चोरों ने कई घरों, दुकानों और गोदामों को निशाना बनाया है। लगातार हो रही इन वारदातों से आम नागरिकों और व्यापारियों के बीच असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। स्थानीय लोगों के अनुसार पिछले एक महीने में करीब 10 घरों और 5 दुकानों व गोदामों में चोरी की घटनाएं सामने आई। चोर नकदी, सोने चांदी के आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक सामान और अन्य कीमती वस्तुएं लेकर फरार हो गए। कई परिवारों को लाखों रुपए का नुकसान होने की बात भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि कुछ चोरी की घटनाओं में संदिग्ध लोगों की गतिविधियां आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में भी कैद हुई है। इसके बावजूद अधिकांश मामलों का अब तक खुलासा नहीं हो सका है। इसी कारण लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और वे पुलिस से जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से बाजार और शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनका कहना है कि रात के समय पुलिस गश्ती व्यवस्था को और मजबूत किया जाए, ताकि अपराधियों पर अंकुश लगाया जा सके। चोर सुनियोजित तरीके से अलग अलग इलाकों को निशाना बना रहे हैं और वारदात को अंजाम देकर आसानी से फरार हो जा रहे हैं। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चोरी की सभी घटनाओं को गंभीरता से लिया जा रहा है। संदिग्ध अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अलग अलग स्थानों के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर
अपराधियों तक पहुंचने का प्रयास किया जा रहा है। लगातार हो रही चोरी की घटनाओं के कारण अब शहर के लोग अपने घरों और दुकानों की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त इंतजाम कर रहे हैं। कई लोगों ने नए सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं, जबकि कुछ ने निजी सुरक्षा व्यवस्था भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जांच तेजी से चल रही है। किशनगंज से दहेज प्रताड़ना का एक मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, धोखे से गर्भपात कराने और 3 तलाक की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला थाना में शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस सभी आरोपों की सत्यता की जांच कर रही है। किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ महिला थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। पीड़िता ने दहेज की मांग, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना, धोखे से गर्भपात कराने और फोन पर 3 तलाक की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायत के अनुसार विवाह करीब 3 वर्ष पहले हुआ था। पीड़िता का आरोप है कि शादी के कुछ समय बाद ही पति और ससुराल पक्ष ने दहेज के रूप में 2 लाख रुपए नकद, एक मोटरसाइकिल और सोना लाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने मायके की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए दहेज देने में असमर्थता जताई तो उनके साथ कथित तौर पर दुर्व्यवहार और मारपीट की जाने लगी। विवाहिता ने अपने आवेदन में यह भी आरोप लगाया है कि गर्भावस्था के दौरान उन्हें धोखे से ऐसी दवा दी गई जिससे उनका गर्भपात हो गया। इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने पर मायके वालों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और इलाज कराया। इस घटना के बाद से वो अपने मायके में रह रही है। पीड़िता का यह भी आरोप है कि उनका पति फोन पर लगातार 3 तलाक देने की धमकी दे रहा है, जिससे वो मानसिक रूप से काफी परेशान है। इन आरोपों के बाद उन्होंने महिला थाना पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता के आवेदन के आधार पर संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस का कहना है कि मामले की सभी पहलुओं की निष्पक्ष जांच की जा रही है। जांच के दौरान जो भी तथ्य और साक्ष्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये मामला जांच के अधीन है और आरोपों की पुष्टि होना बाकी है। ऐसे मामलों में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान, उपलब्ध साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट के आधार पर ही अंतिम निष्कर्ष निकाला जाएगा। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद क्षेत्र में दहेज प्रताड़ना और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है।